गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को डिस्कस हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हवाले से आपको याद है कि हमने 2-3 बार जैसे इससे पहले भी इलस्ट्रेशन जैसे बनाई थी कि जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और उसके रिजल्ट में पायरुविक एसिड बनता है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के जरिए पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद इसी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान जब पायरुविक एसिड बनता है तो आपको पता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH भी बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल ATP के, जिसे हम सिर्फ इन 2 चीजों पे फिलहाल फोकस देते हैं। ठीक है, तो ये NADH आगे कहाँ जाते हैं, यू नो वेरी वेल के आगे ETC में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। और इन ETC में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस के जरिए यकीनन आगे और मजीद भी जैसे ATP प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से ये जो 2 ATP प्रोड्यूस हुए हैं, ये ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन प्रोसेस के जरिए 2 ATP मॉलिक्यूल बने। उसके बाद पाथवे जैसे डिपेंड करता है कि आइदर जो रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। जैसे एक पाथवे ऐसा है कि इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, इफ नो ऑक्सीजन इज देयर, ऐसी रेस्पिरेशन को कहेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सच रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। जिनकी एंड प्रोडक्ट्स आइदर जैसे लैक्टिक एसिड होती है, जैसे एनिमल्स के अंदर लैक्टिक एसिड है, और इसी तरह से प्लांट्स में और फंजाई में जो इथेनॉल दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, एंड प्रोडक्ट इथेनॉल एंड CO2 भी होता है, तो डिपेंड करता है एंड प्रोडक्ट पे। इस वजह से इनका जो नेम आया जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी बिकॉज़ एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल और अल्कोहल है, इस वजह से ऐसी फर्मेंटेशन को हम कहेंगे ऐसी फर्मेंटेशन को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर इसी तरह से अगर एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होती है तो उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जैसे हमने पढ़ा है फॉर एग्जांपल मसल सेल्स के अंदर हमारे यहाँ स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, स्केलेटल मसल्स, इनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है। जब भी जैसे एनर्जी प्रोडक्शन जैसे उसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल ना हो, तो हमारी मसल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकती है। व्हाई? बिकॉज उनको हाई एनर्जी की डिमांड होती है। हाई एनर्जी की डिमांड होती है तो ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बदले में एंड में लास्ट में लैक्टिक एसिड बन रही है। लैक्टिक एसिड जैसे मसल्स में अगर अक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं मसल फटीग कहते हैं। यू नो वेरी वेल, हमने जैसे इंटर क्लास में इस चीज को डिस्कस भी किया है, मसल फटीग कंडीशन इज कॉल्ड मसल फटीग। उसके बाद जैसे आपको पता है कि जब भी हम थोड़ा सा रेस्ट या हम दोबारा से डीप ब्रीथ वगैरह लेते हैं, उसके बाद डीप ब्रीथ लेने का या रेस्ट का मकसद होता है कि वही जैसे लाइक हम उस एनवायरनमेंट में जैसे ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वही जो है लैक्टिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2 और वाटर, इसमें जो है ये कन्वर्ट हो जाती है और देन आगे उसके फर्दर यूज भी और भी कंपोनेंट बन सकते हैं। तो अमाउंट इस ऑक्सीजन के अमाउंट को कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। तो ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो ये लैक्टिक एसिड वापस कन्वर्ट हो जाती है, किसी दूसरे कंपोनेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुविक एसिड की अगर इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुविक एसिड आगे एक और पाथवे दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम, इसमें कन्वर्ट होना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होके क्रेब्स साइकिल में इंटर होके आपको पता है कि
मजीद जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है बाई प्रोडक्ट के तौर पे, इसमें NADH मॉलिक्यूल भी जैसे प्रोड्यूस हाई एनर्जाइज्ड कैरियर मॉलिक्यूल है, FADH भी प्रोड्यूस होते हैं और ATP मॉलिक्यूल भी इस क्रैब्स साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। NADH और FADH में जैसे आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मजीद जैसे वहां से ATP मॉलिक्यूल भी बनेगी। तो मोस्ट जैसे इफेक्टिव गए वो इफेक्टिव जो है ऐसी रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो वो ऐसी रेस्पिरेशन होगी तो उसे कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन कहेंगे। अगर एंड प्रोडक्ट जैसे लैक्टिक एसिड है तो उसे कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनिमल्स में, मैमल्स के अंदर स्केलेटल मसल्स है उनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन जो होती है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है और मसल्स फटीग हो जाती है, थक जाती है। इसी तरह से इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड प्रोडक्ट होती है। इस तरह की फर्मेंटेशन को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जैसे यीस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, प्लांट्स भी होते हैं कुछ प्लांट्स उनके अंदर भी ऐसी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्क क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। इसी तरह से हम यहाँ भी एक इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है और देन पायरुविक एसिड में एसिटाइल कोएंजाइम भी बनता है तो क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है। और उसके बाद जैसे NAD FAD जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर जैसे पायरुवेट की एनारोबिक रेस्पिरेशन, पायरुवेट से आगे ये पाथवे एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड भी बन सकती है या इसमें जैसे एंड प्रोडक्ट जैसे इथेनॉल भी बन सकता है। इथेनॉल और लैक्टिक एसिड जो है ये एंड प्रोडक्ट होती है फर्मेंटेशन की। इस हवाले से हम कहेंगे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें ATP की जो प्रोडक्शन होती है बहुत ही कम प्रोडक्शन होती है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो अब हम एक छोटा सा डिस्टिंग्विश या डिफरेंस नोट करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जैसे रिएक्टेंट्स होते हैं, ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और जो ATP का जो बहुत ही बड़ा तादाद प्रोड्यूस होता है 36 और 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके कंपैरेटिवली एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। एन की मीनिंग होती है विदाउट, नो। एरो रेफर्स टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना होने की वजह से इस रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है। इसी तरह से ऐसी एनारोबिक रेस्पिरेशन की यील्ड है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम ATP प्रोड्यूस होंगे, 2 ATP प्रोड्यूस होंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत ज्यादा अमाउंट जैसे ATP मॉलिक्यूल का 36 टू 38 मॉलिक्यूल। जैसे हमने सुबह भी इसे काउंट बनाया था, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है उसकी कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होती है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 32 मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए और 4 मॉलिक्यूल जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए बनते हैं। तो ये इसमें जो बहुत ज्यादा एनर्जी का जैसे अमाउंट जो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन की जो एनिमल्स के अंदर प्रोडक्ट होती है लैक्टिक एसिड होती है, प्लांट्स और यीस्ट के अंदर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इसी तरह से हमने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन की जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, उसकी लोकेशन क्या है, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है साइटोप्लाज्म में, जैसे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी जैसे लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके बाद जैसे क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये सारे इवेंट्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। इसी तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्टेजेस कौन से हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस तो होगी, बट आगे जो पायरुविक एसिड जो बनता है, पायरुवेट्स बनते हैं, उसकी फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन के रिजल्ट में आइदर जैसे आपने अभी पढ़ा है कि आइदर लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा, बट ये इसके अंदर जो स्टेजेस होंगे, प्रोसेसेस होंगे, ग्लाइकोलिसिस तो होगी,
प्लस फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। और इसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन है जो हमने जैसे मेनी टाइम डिस्कस किया है, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के जैसे स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं। इसी तरह से आप ये भी नोट करेंगे कि जैसे यकीनन जैसे ये एरोबिक रेस्पिरेशन की फीचर्स है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। और इसी तरह से इसके कंपैरेटिवली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। कब होंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में? जैसे आपको पता है कि पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो बनता है, पायरुविक एसिड उसकी जो 3 कार्बन कंपाउंड है, आपको पता है 3 कार्बन कंपाउंड है, उसकी आगे होती है डी कार्बोऑक्सिलेशन। डी कार्बोऑक्सिलेशन जो होती है, डी कार्बोऑक्सिलेशन होगी यकीनन डी कार्बोऑक्सिलेशन पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है। डी कार्बोऑक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल, तो पायरुविक एसिड भी 2 है तो यकीनन ऐसे भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। इसी तरह से हमने एटीपी का काउंट पहले ही बनाया था, 36 to 38 एटीपी प्रोड्यूस हो सकते हैं और यहाँ पे 2 एटीपी है। ये एडवांस टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन है, एडवांस टाइप है, मोर एफिशिएंट है। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रिमिटिव है और लेस एफिशिएंट है बिकॉज़ इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की थोड़ी सी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है। अब हम देखेंगे कि व्हाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है, उसका रीजन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या जरूरत है जो लाइक जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एंड यू नो वेरी वेल कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट जब होती है तो यकीनन जैसे काफी सारे एटीपी बनते हैं। 34 मॉलिक्यूल तो जैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनते हैं और इसी तरह से टीसीए साइकिल है उसमें भी 2 एटीपी, टोटल जो 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जैसे बने। बट पायरुवेट की जब एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होगी तो इस फर्मेंटेशन में आइदर जो लैक्टिक एसिड भी बन सकता है या जैसे इथेनॉल भी बन सकता है। तो इस प्रोसेस का जो मेन मकसद है, बेसिक मकसद है, वो ये है कि लाइक NADH है, इसका जो स्टॉक बनाना है बिकॉज ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। NADH जो है वो ज्यादा होना चाहिए, जितना NADH ज्यादा होगा तो आगे जाके उतनी ज्यादा उसमें ऑक्सीजन के बगैर एटीपी प्रोड्यूस करने। तो इस NADH के स्टॉक की वजह से, इस NADH की स्टॉक बढ़ाने के लिए, तादाद बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन होती तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता। अब ऑक्सीजन भी नहीं है और एनर्जी डिमांड है उसको भी पूरी करनी है, तो यकीनन कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो एनर्जी डिमांड इसकी पूरी करे। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में तो 2 एटीपी बन रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस होगी, पर जितने ज्यादा NADH का स्टॉक होगा तो उतने ज्यादा आगे एटीपी बन सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी की डिमांड भी ऐसे पूरी हो सकती है। अगर वो लिंक रिएक्शन ना हो, अगर क्रेब्स साइकिल ना हो, इतने ज्यादा एटीपी ना प्रोड्यूस हो, तब भी जैसे NADH से आगे एटीपी बन सकते हैं। तो उनका स्टॉक जस्ट बढ़ाना होता है, एक ये मेन पर्पस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आते हैं कि हाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। जैसे आपको पता है ग्लाइकोलिसिस तो होगी जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जैसे जो ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपोनेंट है 1 2 3 4 5 6, ऐसे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, हर एक के अंदर 3 कार्बन होंगे। इसी तरह से बनेगा क्या, टोटल प्रोड्यूस तो 4 हुए जिसमें 2 तो इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट में खर्च हो गए, नेट जो है 2 एटीपी मिलते हैं। इसी तरह से 2 NADH बनते हैं, ये तो आपको सबको पता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कब होती है, in the absence of oxygen, you know very well, and does not result in the production of any further molecule of ATP। जैसे आपको पता है कि अगर ये पायरुविक एसिड फर्दर जो है लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाता है, तो और भी एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। बट यहाँ पे एटलीस्ट जैसे क्रेब्स साइकिल लाइक भले ना हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भले ना हो, पर कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पहले ही हो चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी पहले से प्रोड्यूस हो चुके हैं। फर्दर एटीपी की प्रोडक्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन में अब नहीं होगी। तो इन एनिमल्स द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड और लैक्टेट। इस तरह की फर्मेंटेशन को हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
प्लांट्स और यीस्ट के अंदर ऐसी पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी फर्मेंटेशन को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो हमने पहले ही जैसे डिस्कस किया था। इसका पर्पस क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है, व्हाई? एनारोबिक रेस्पिरेशन का पर्पस होता है टू रिस्टोर द स्टॉक ऑफ एनएडी, एनएडी की तादाद को बढ़ाना है, कंसंट्रेशन को बढ़ाना, आगे उसमें जाके एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बिकॉज जो ऑक्सीजन तो नहीं है कि जिसमें जैसे अभी हमने जैसे डिस्कस किया, बार-बार डिस्कस करें कि ऑक्सीजन नहीं है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो सिट्रिक एसिड साइकिल भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आगे चेन नहीं होगी, तो यकीनन जैसे अब नहीं है ऑक्सीजन, तो एनएडी का स्टॉक जो बढ़ाना होता है, और इस एनएडी जो कब बनेगा, जैसे आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में एनएडी बनता रहता है, इससे आगे जाके एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो सकते हैं बाय रिस्टोरिंग द स्टॉक ऑफ एनएडी। अगर ये स्टॉक बढ़ाया जाए तो क्या होगा, एनारोबिक पाथवे के जरिए, तो ऑर्गेनिज्म कैन कंटिन्यू प्रोड्यूस वाया ग्लाइकोलिसिस, तो ऑर्गेनिज्म अपना लाइक यकीनन जैसे एटीपी प्रोड्यूस करते रहेंगे। द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनाबल्स एंड इथेनॉल लाइक इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की मीनिंग होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा, डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, और इंटर क्लास में मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हम पढ़ते हैं कि लाइक लैक्टिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड बैक, वापस कन्वर्ट हो सकता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये रिवर्सिबल भी है। इरिवर्सिबल ये रिएक्शंस ऐसे नहीं है। इसी तरह से इरिवर्सिबल है और सारी रिवर्सिबल है, तो ये वापस कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे कि लाइक जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे रिवर्सिबल का हमने जिक्र किया, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी जैसे मस्कुलर एक्टिविटी होती है तो एनर्जी की बहुत ही बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एटीपी। व्हेन एक्सरसाइज इज एट हाई इंटेंसिटी द सेल्स डिमांड विल एक्सीड, और इसी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी इतनी ज्यादा चाहिए, बट ऑक्सीजन अगर ना हो तो hence the body will break down the glucose anaerobically। एनर्जी चाहिए बट ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, तो ग्लूकोज की जैसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के जरिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के जरिए जैसे एटीपी प्रोड्यूस होने की कोशिश होगी एनाएरोबिकली टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ एटीपी, ताकि एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस किए जाए, और लाइक जैसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में मसल को एनर्जी चाहिए, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी बने। This will result in increase in the production of lactic acid। जितनी जैसे एनाएरोबिक ज्यादा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती जाएगी तो लैक्टिक एसिड इतना ही ज्यादा बनता जाएगा, which leads to the muscle fatigue। जितना लैक्टिक एसिड ज्यादा होगा आखिर में जैसे मसल फटीग हो जाती है, मसल थक जाती है, काम नहीं कर सकती है ऐसी मसल। So when this individual stops exercising, oxygen level increase and lactate will be converted back into pyruvate, अदर मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नोट किया था ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुआ है, पायरुवेट एसिड बनता है, इसमें जैसे दो नेट एटीपी इस प्रोसेस के जरिए बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब फर्मेंटेशन होगी पायरुवेट की एसिड की, तो यकीनन दो लैक्टिक एसिड बनेंगे और NADH जो बना था उससे वापस NAD बनेंगे, और यही NAD आगे किस मकसद के लिए, NAD आगे इसमें दोबारा से जैसे एनर्जी आगे प्रोडक्शन होगी, तो इसके लिए जरूरी है कि लाइक NAD का स्टॉक बढ़ाया जाए। यही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का लाइक जो मेन रीजन है जिसकी वजह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। STP बुक के अंदर, सिंथेटिक्स बुक बोर्ड के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से, कि जैसे the organism obtain energy by breaking down in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। हाउ मेनी, जैसे नेट जैसे दो एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स क्या होती है, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उन्हें एनाएरोब्स कहते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म में, यीस्ट भी है, बैक्टीरिया है, सर्टेन एनालिड्स हैं, गट पैरासाइट है, ये सारे जो है लाइक एनाएरोब्स हैं, जो ओब्लिगेट भी होते हैं, एनाएरोब्स भी होते हैं, और फैकल्टेटिव एनाएरोब्स भी होते हैं। ओब्लिगेट की मीनिंग होती है कि उनको हर हालत में जैसे एनाएरोब रहना, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो मर जाएंगे। फैकल्टेटिव की मीनिंग होती है कि दोनों कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं, अगर ऑक्सीजन है तब भी, अगर नहीं है तब भी जिंदा रह सकते हैं, फैकल्टेटिव। इसी तरह से जो खास तौर पे जैसे प्रोडक्ट्स हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, इथाइल अल्कोहल है,
लैक्टिक एसिड है, प्रोपायोनिक एसिड है, ब्यूटेनॉल है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, खास तौर पे जैसे प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटेनॉल, इस तरह से आगे जो दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं उनके अंदर इनका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। जैसे ब्रूइंग एंड डेयरी इंडस्ट्रीज के अंदर वाइन और बियर्स बनाने में एनारोबिक रेस्पिरेशन का जैसे रोल है, एनारोबिक जैसे वाइन फ्रूट एंड ग्रेप्स और बियर जो माल्टेड सीरियल्स एंड बार्ली से बनाया जाता है। जैसे यीस्ट जो है डव और ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, डबल रोटियां वगैरह बनाने में यीस्ट का किरदार होता है। जैसे हम ऐसे समझते हैं कि यीस्ट जो है एक कोई केमिकल है, यीस्ट जो है यकीनन एक फंगस है यूनिसेलुलर, और एनारोबिक जब रेस्पिरेशन होती है तो उसकी बाई प्रोडक्ट जैसे लैक्टिक एसिड भी बनती है, वो सारी इसमें इथेनॉल भी बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बड़े स्पेसेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो केक या जो ब्रेड होती है उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसे बबल्स बन जाते हैं। इसी तरह से चीज है, योगर्ट है, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सब माइक्रोबियल फर्मेंटेशन या माइक्रोब्स की फर्मेंटेशन की वजह से, इसमें पॉजिटिव इसके इस्तेमाल है। हम इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम कमर्शलाइज कर सकते हैं, इनको बेच सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टिक एसिड यूज होते हैं, लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल जो ये होता है कि चीजें खराब नहीं होंगी, स्पॉइल नहीं होंगी, एकदम खराब नहीं होंगी। जैसे अचार वगैरह है तो उसमें थोड़ी सी खट्टी चीजें जिसे हम कहते हैं खटाई हो, या एसिड जिसे कहते हैं वो दैट इज द लैक्टिक एसिड, या ऐसे एसिड होते हैं जब उन फूड्स के अंदर होते हैं तो ऐसे फूड जो है ब्रेक नहीं होंगे, स्पॉइल नहीं होंगे, ये एक एडवांटेज या फायदा होता है। और ऐसे एसिड प्रोड्यूस होने का जो अमल होता है वो फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड के जरिए होगा। फ्लेवर्स ऑफ पिकल्स हैं, तो ये भी जैसे इन एसिड से बनते हैं, और ऐसे एसिड्स जो है फर्मेंटेशन की, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, उनसे ऐसे एसिड्स बनते रहते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे एनटीबी बुक के अंदर भी थोड़ी सी लाइक पॉइंट्स हैं इसी हवाले से, एनारोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से। टू काइंड्स की रेस्पिरेशन है, डिस्कस है कि एक एरोबिक है, दूसरी एनारोबिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन यकीनन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट जनरली अंडरगो ब्रेकडाउन इन सेलुलर रेस्पिरेशन और रिलीजेस एनर्जी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होगा, यकीनन ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज के रिजल्ट में जैसे ब्रेकिंग डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होता है, हमने पढ़ा है सेलुलर रेस्पिरेशन में। Therefore, glucose is supposed to be respiratory fuel. Respiratory fuel why? Because हमने पढ़ा था कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, उसकी जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो उसके रिजल्ट में नेट जैसे 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ग्लूकोज इज रेस्पिरेटरी फ्यूल। The initial breakdown of glucose in both aerobic and anaerobic respiration is quite same. Same का मतलब है कि पहला प्रोसेस तो सेम ही होगा। जैसे ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, प्रोसेस होगा ग्लाइकोलिसिस का, उसके बाद जैसे पाथवे अलग होता है, या वो उसमें लैक्टिक एसिड बनती है, या लाइक जैसे इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड से। या जिस तरह से एरोबिक पाथवे होता है तो देन एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और रिजल्ट में मोर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। बट इनिशियली जैसे सेम पाथवे होता है इसी ग्लूकोज की ब्रेकिंग डाउन का, ठीक है। उसके बाद कॉमन स्टेप ऑफ एनारोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब है ग्लाइकोलिसिस दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के अंदर होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के आगे फर्दर जो टाइप्स हैं उसमें जैसे पहला टाइप, जैसे हम आपको पता है कि हम उससे कहते हैं जैसे प्रोडक्ट्स के हवाले से, अगर लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट है तो उसे हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर एंड प्रोडक्ट जैसे इथेनॉल है तो उसे हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो पायरुवेट अंडरगो डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है डिपेंड कर रहा है पायरुविक एसिड के बाद फर्दर। इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल है तो यकीनन जो पायरुविक एसिड जो है आगे जो एरोबिकली जिस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्दर जैसे फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यही रोल है। और बहुत ज्यादा जैसे फाइनल प्रोडक्ट्स इसकी कार्बन डाइऑक्साइड
एंड वाटर होगा। जो हमने एक टेबुलेटेड चार्ट में भी डिस्टिंग्विश या डिफरेंस नोट किया था कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगी एरोबिक रेस्पिरेशन की। और 36 मॉलिक्यूल हम एटीपी बनेंगे और 38 बनेगी प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसी तरह से ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड हो सकती है या इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। एटीपी बहुत ही कम, दैट इज 2 एटीपी प्रोड्यूस हो गए। तो ये इस तरह की रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम कहेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि लैक्टिक एसिड बनेगी या इथेनॉल बनेगी। इसी तरह से अगेन एक और दोबारा से इलस्ट्रेशन में आते हैं, देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस, उसमें तो 2 एटीपी बनते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये सेम प्रोसेस होता ही होता है। बट उसकी वजह से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड में फर्मेंटेशन हो सकती है आइदर लैक्टिक एसिड या इथेनॉल की, या क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगी तो बहुत ज्यादा एटीपी यानी 36 अप टू 36 एटीपी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस आपको पता है कि कॉमन है किसमें, जैसे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो देयर इज नो ऑक्सीजन, तो 2 लैक्टिक एसिड भी एंड प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। या 2 इथेनॉल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे तो उसे हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये अगेन एक चार्ट है, कंपैरेटिव चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट एनटीबी बुक के हवाले से आएंगे, एनटीबी बुक पेज नंबर 87 पे के सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कि मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट जो यूनिसेल्युलर फंगस है उनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। मसल सेल्स के अंदर जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। कौन सी मसल? स्केलेटल मसल्स है। कब स्केलेटल मसल्स में? तब जब यकीनन जब एनर्जी की जैसे जरूरत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन जैसे इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है, एनर्जी डिमांड बढ़ने की वजह से ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, एंड प्रोडक्ट उसकी लैक्टिक एसिड होती है, तो ये मसल्स के अंदर भी होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं। अच्छा, ये हायर प्लांट्स के अंदर भी जैसे आप नोट करेंगे इथेनॉल एंड CO2 प्रोड्यूस होते हैं। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होती है, और इनमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जाहिर है एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन है। 2 पाथवे है, कौन से? बस जैसे आखिरी हेडिंग है कि लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अलग अलग इनका पाथवे क्या है, किस तरह से कितने स्टेप्स हैं वो बनेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन भी देखते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, और पर्पस भी जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन को आपको पता है। पहला स्टेप जैसे ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है। देन क्या होगा, इसी पायरुविक एसिड में अल्टीमेटली 2 लैक्टिक एसिड बनते हैं। तो ये किस तरह से? सबसे पहले जैसे NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD, pyruvate is reduced to lactic acid or lactate or lactic acid बनेगी by reduction of the pyruvate। तो पायरुवेट की रिडक्शन से ये बना। तो पहला स्टेप जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस हुई और ये पायरुविक एसिड बना, और इसी प्रोसेस के दौरान 2 ATP मॉलिक्यूल भी बने। उसके बाद इसी पायरुवेट में जैसे लैक्टिक एसिड डी हाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से 2 लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल बनेंगे, और NADH है ये वापस जैसे उसमें NAD बनेगी। जिस तरह से ये आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है, कि जस्ट इसका पर्पस ये होता है कि NAD का स्टॉक बढ़ाना होता है ताकि ज्यादा जैसे यकीनन ज्यादा जैसे ATP प्रोड्यूस हो सके, बिकॉज़ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे फर्मेंटेशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर द anaerobic organism to produce energy. The yield of energy is much less if the organisms were to continue through the TCA cycle. एनर्जी प्रोड्यूस तो बहुत ज्यादा हो सकती है अगर ये TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में जाए, बट वो जाते ही नहीं है, एनर्जी भी चाहिए, तो इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। पायरुविक एसिड में से लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बने, रीजनरेट्स NAD। इस प्रोसेस में ये जो एंजाइम है सबस्ट्रेट जैसे सबस्ट्रेट पायरुवेट, उसका एंजाइम है लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज, और इसमें वापस दोबारा NAD भी जैसे रीजनरेट हो जाता है, और इस अमल को हम कहेंगे जैसे यकीनन जैसे कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जैसे बुक की पॉइंट NTB बुक की पॉइंट
कि जैसे रिडक्शन ऑफ पायरुवेट बाय NAD टू लैक्टिक एसिड, ये मेन डेफिनेशन है। रिडक्शन आपको पायरुवेट होगी, किसमें? पायरुवेट की रिडक्शन होगी लैक्टिक एसिड में बाय NADH। NADH की जैसे रिडक्शन हुई तो वापस NAD बन जाता है। The pathway operates anaerobically because NADH transfers its electron to pyruvate। NAD अपने इलेक्ट्रॉन किसको NADH पास करेगा? पायरुवेट को, और उससे बन जाएगा जैसे यकीनन क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन जैसे इसको पास करेगा तो ये वापस से NAD बन जाता है। It is free to return and pick more electron during the earlier reaction of the glycolysis। यानी देन वापस से NAD चला जाएगा, NAD का स्टॉक बढ़ेगा, कहाँ चला जाएगा? उस ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाएगा, और वहां से देन मजीद जैसे उसमें ATP प्रोड्यूस हो सकती है। बट NADH का जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे क्या किया कि रिडक्शन ऑफ पायरुवेट करा, किसमें? लैक्टिक एसिड में। किसने करा? जैसे NADH ने प्रोड्यूस किया हुआ NAD की प्रोड्यूसर। बिकॉज आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का मकसद ये है NAD का स्टॉक जो है बढ़ाना होता है। सो NADH is oxidized हुआ to NAD, oxidized that is the losing of electrons NAD में, and pyruvate जो है या pyruvic acid is reduced to lactic acid। इस पाथवे को, इस सिंपल डेफिनेशन को हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। NADH is oxidized to NAD हुआ और पायरुवेट जो रिड्यूस हुआ लैक्टिक एसिड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनारोबिक बैक्टीरिया में होती है जो योगर्ट बनाने में काम करता है। योगर्ट बनाने में मसल्स ऑफ मैमल्स में भी होती है। जैसे लैक्टिक एसिड अगर जमा हो जाए तो आपको पता है मसल्स थक जाती है, पेनफुल कंडीशन होती है, लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। During strenuous exercise when oxygen supply is exhausted, accumulation of lactic acid causes muscle fatigue। उस कंडीशन को muscle fatigue कहते हैं। और muscles become unable to contract and begin to ache, यानी उसमें दर्द या पेन होना शुरू होता है। तो सिंपल वर्ड्स में आप एक ही स्टेटमेंट जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की याद करेंगे कि NADH is oxidized to NAD। Number 2, pyruvate is reduced to lactic acid। Pyruvate is reduced to lactic acid। Pyruvate reduced to lactic acid और NADH is oxidized to NAD। because जैसे आपको पता है कि इसका बेसिक पर्पस जैसे लैक्टिक एसिड का था कि NAD का स्टॉक जैसे बढ़ाना ताकि इसमें आगे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तो ये मेन जैसे मकसद होता है, वापस NAD का जैसे स्टॉक बन जाए। उसके बाद जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बाद जैसे यकीनन जैसे देन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल वेरी सिंपल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी एंड प्रोडक्ट जो अल्कोहल है यीस्ट में ज्यादा होता है, ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट क्या होगी? एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होगी। पायरुविक एसिड से तो आगे जो कंडीशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो पायरुविक एसिड आपको पता है कि इसकी जैसे 3 कार्बन जो कंस्टिट्यूएंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो जाएगा, डी कार्बोऑक्सिलेशन होगी। पहले स्टेप में डी कार्बोऑक्सिलेशन हो जाएगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, डी कार्बोऑक्सिलेशन हो जाएगी। डी कार्बोऑक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड की वजह से एसिटल एल्डिहाइड बनेगा। एसिटल एल्डिहाइड जो 2 कार्बन कंपाउंड है। देन एसिटल एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी। रिडक्शन किसमें होगी? रिडक्शन होगी टू एसिटल एल्डिहाइड टू इथाइल अल्कोहल, उससे इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल बनेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यकीनन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए, क्योंकि इसमें एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल बना है। वेरी सिंपल सा प्रोसेस है। पायरुविक एसिड में जैसे सबसे पहले डी कार्बोऑक्सिलेशन का फिनोमेना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की अलग हुआ। उसके बाद जैसे रिडक्शन ऑफ NAD, रिडक्शन ऑफ एसिटल एल्डिहाइड बाय NADH, रिडक्शन होगी तो यकीनन वापस इसमें NADH से NAD भी बन जाएंगे और ये एंड प्रोडक्ट अल्कोहल भी बन जाएगी। तो इस पाथवे को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। दिस पाथवे आल्सो ऑपरेट्स एनारोबिकली। NADH transfers its electron to acetaldehyde और then it is free to return to pick more electron during the earlier reaction of glycolysis। कौन से earlier reaction? यकीनन देन जो एनारोबिकल जैसे रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस है, उसमें मोर NAD प्रोड्यूस होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस CO2। इस प्रोसेस के अंदर आपने देखा
ऑक्सीडाइज टू CO2 यानी एसिटाइल एल्डिहाइड किसमें रिड्यूस हुआ है? एसिटाइल एल्डिहाइड जो है इथेनॉल में रिड्यूस हुआ है। NADH ऑक्सीडाइज हुआ किसमें? NAD में हुआ है। एंड प्रोडक्ट क्या बनी? एंड प्रोडक्ट बनी इथेनॉल बनी, एंड प्रोडक्ट बनी इथेनॉल बनी। तो ये इसमें एंजाइम्स की मदद से होता है। जैसे हमारे यहाँ बुक के अंदर एंजाइम्स का जिक्र नहीं है कि कौन से एंजाइम्स होंगे, यकीनन इसकी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से जैसे डी कार्बोक्सिलेशन का फिनोमेना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, और इसी तरह से जो है लाइक जैसे एसिटाइल एल्डिहाइड बना, एसिटाइल एल्डिहाइड के साथ जैसे NAD की जैसे में से वापस NAD बना, ये इन्होंने अपना जैसे प्रोटॉन दे दिया इथेनॉल को, एसिटाइल एल्डिहाइड जो रिड्यूस हुई इथेनॉल, और NADH से वापस NAD बना, और ये NAD वापस से इसी लाइक जो ग्लाइकोलिसिस के हवाले से कि इसका स्टॉक बढ़ाना था NAD का, और स्टॉक बढ़ गया तो उसी से ये एनर्जी आगे प्रोड्यूस हो सकती है, उसी से वापस एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ये पाथवे पायरुविक एसिड तक तो ग्लाइकोलिसिस का, जस्ट ये डी कार्बोक्सिलेशन हुआ और एसिटाइल एल्डिहाइड बन गया। एसिटाइल एल्डिहाइड में जैसे ये यकीनन इथेनॉल बन गया, एसिटाइल एल्डिहाइड की जैसे यकीनन जैसे रिडक्शन हुई है, और रिडक्शन होने की वजह से जैसे एसिटाइल एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू इथेनॉल हुआ है, और NAD इज ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और उससे वापस से NADH से NAD बन गया है। वेरी सिंपल सी 3 पॉइंट है, जैसे आपको याद करना है कि इसमें 3 कौन सी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जैसे हम कह रहे हैं कि लाइक ये जो फिनोमेना है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का है। पायरुवेट ऑक्सीडाइज हुआ किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। NADH ऑक्सीडाइज हुआ NAD में, और फाइनल प्रोडक्ट बन गई इथेनॉल। प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।